अमेरिका ने आज अल सुबह दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ड्रोन हमले किए। बताया गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के करीब होने वाले धमाकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पेंटागन ने ये मालूमात दी है। वाज़ेह हो के कम 169 अफगान हवाई ड्रोन पर खुदकुश हमलों में मारे गए हैं। इस दहशतगर्दी के वाक़े में अपनी जानें गंवाने वालों में 13 अमरीकी फौजियों के नाम भी शामिल हैं। ताहम अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले का इम्कान जाहिर किया है। खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों को फौरी तौर पर छोड़ दें। तो लगातार जिस तरीके से हम हर अपडेट दे जा रहे थे आपको, काबुल एयरपोर्ट पे बम धमाके हुए थे जिसके बाद खुदकुश हमला हुआ था। लगातार अमेरिका की तरफ से वार्निंग दी जा रही थी। जो बाइडेन अमेरिका के सदर ने वार्न भी किया था कि हमले में जो भी फौजी जवान मारे गए हैं और जिन लोगों की जाने गई हैं उनकी जवाबी कार्रवाई दी जाएगी। तो उसी के नतीजे में आज इसको जवाबी कार्रवाई समझा जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने आज अल सुबह दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ड्रोन हमले किए हैं। तो आपको बता दें, बताया गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के करीब होने वाले धमाकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। जाहिर सी बात है कि इसको जवाबी कार्रवाई समझा जा सकता है क्योंकि जो बाइडेन ने भी कहा था पेंटागन को कि वो एयर स्ट्राइक की तैयारी करे और उसने इस्लामिक स्टेट को निशाना बनाया है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाके हुए थे उसमें कई शहरियों की जान गई है, जिसमें अमेरिका के भी कई शहरी शामिल हैं। वहीं साथ ही साथ जो अमेरिका के फौजी जवान हैं उनकी तादाद अमेरिका की तरफ से 13 बताई गई है। तो 13 अमेरिकी फौजी जवान भी काबुल एयरपोर्ट के हमले में मारे गए थे। वहीं इसकी मजम्मत की जा रही थी 4 जानिब से और अमेरिका ने इस धमाके के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए आज इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया है और ड्रोन हमले किए हैं। तो लगातार अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, नए जो इसमें जवाबी हमले और कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, उसमें जो अब का ताज़ा अपडेट ये है कि अमेरिका ने आज अल सुबह दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ड्रोन हमला किया है। बताया गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के करीब होने वाले धमाकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पेंटागन ने ये मालूमात दी है। वाज़ेह हो के कम 169 अफगान हवाई अड्डों पर खुदकुश हमलों में मारे गए थे। इस दहशतगर्दी के वाक़े में अपनी जान गंवाने वालों में 13 अमरीकी फौजियों के नाम भी शामिल हैं। तो अपनी फौजियों के जान जाने पर जो कार्रवाई अमेरिका ने की है, इसको बड़ी कार्रवाई समझा जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने वार्न किया था कि जो काबुल एयरपोर्ट पे हमले हुए हैं उन पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उसकी सख्त मजम्मत की गई थी क्योंकि इसमें बड़ा नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। उसके फौजी जवान भी इस हमले में मारे गए। ताहम अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले का इम्कान भी जाहिर किया है। इसी मामले में मजीद बातचीत जानने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे से। हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, अमेरिका ने कहा था कि कार्रवाई करेगा, तो इसी कार्रवाई में ये ड्रोन हमला समझा जाए? बिल्कुल, ये उसी कार्रवाई में ड्रोन हमला समझा जाना चाहिए। और आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है अमेरिकन सोर्सेज की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि एक रीपर ड्रोन जो मिडिल ईस्ट से टेक ऑफ हुआ था जी, वो अफगानिस्तान के नाहंगार के इलाके में जाकर उन्होंने स्ट्राइक किया है। और इसमें वो एक कार में माना जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट के लोग थे जिस पर टारगेट किया गया है। और इसमें माना जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जानी थी वो कार्रवाई कामयाब रही, उन लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिका ने अपना बदला ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया था कि जिन लोगों ने भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर टारगेट किया है सिविलियंस को और US फोर्सेस को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसके एक दिन के अंतराल पे ही, इसके एक दिन के गैप पर ही अमेरिका ने कार्रवाई की है। और माना यह भी जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो आने वाले दिनों में US फोर्सेस को और सिविलियंस को टारगेट कर सकते थे। इस्लामिक स्टेट के ये लोग थे, लेकिन हालांकि ज्यादा डिटेल्स में सामने नहीं आ पाई है कि वो लोग एग्जैक्टली कौन थे। लेकिन माना यही जा रहा है कि जिन लोगों ने
काबुल हमले के आसपास जो धमाके हुए थे 2 दिन पहले, उनको सजा दिलाने के लिए अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। लेकिन एक अपडेट ये भी है कि एयरपोर्ट को लेकर एक और अलर्ट जारी किया है अमेरिका ने, और अपने सिटीजन से अमेरिका ने कहा है कि काबुल में जो हामिद करज़ई एयरपोर्ट है उसके आसपास में ना रहें, क्योंकि ऐसे हमलों को लेकर ऐसे और भी हमले हो सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। वहीं अमेरिका ने अपने शहरियों से फिर से कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट ना जाएं। तो ऐसे में क्या शैलेंद्र, एयरपोर्ट पर इस वक्त भी लोगों की भीड़ जमा है? क्योंकि हमले के बाद से बताया जा रहा था कि अब ज्यादा लोग एयरपोर्ट के पास या उसमें नहीं है। देखिए, हमने कल की तस्वीरें जो देखी, हमले के बाद भी वहां पर भीड़ कम नहीं हुई थी, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका भी बार बार ये बात कह रहा है कि वहां पर खतरा भी टला नहीं है। इस्लामिक स्टेट के जो आतंकी हैं वो अभी भी हमलों को अंजाम दे सकते हैं, और कई बड़ी तादाद में इस्लामिक स्टेट के आतंकी वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में फिर एक बार ताजा अलर्ट जो यूएस एम्बेसी की तरफ से जारी किया गया है काबुल के लिए, और ये कहा गया है कि तमाम गेट एयरपोर्ट के हैं, हामिद करज़ई एयरपोर्ट के, उनसे वो दूर हो जाए, वहां यात्रा ना करें, वहां ना जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट वहां अभी भी बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए मात्र 3 दिन बचे हैं वहां से इवैक्यूएट करने के लिए, तो वो नहीं चाहता है कि इस तरह के किसी भी आतंकी हमले से उसके इस इवैक्यूएशन प्रोसेस का असर हो। और वही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर जो दबाव बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से ही, आतंकी हमले के बाद, जो एयरपोर्ट के बाद जो बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बना हुआ था कि वो कार्रवाई करे, और माना जा रहा है कि यही कारण रहा है कि उन्होंने ड्रोन के जरिए जो नंगहार प्रोविंस में जो कार्रवाई की है वो एक मैसेज देने के लिए है, और अमेरिका बार बार कहता भी आ रहा है कि हमारे फोर्सेस पर अगर अटैक होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाए। वहीं बिल्कुल जिस तरीके से शैलेंद्र आपने कहा कि जो बाइडेन पे दबाव था, हालांकि क्लोजिंग डेज हैं इवैक्यूएशन के, तो ऐसे में इस तरीके की जवाबी कार्रवाई को जल्दी तो नहीं समझा जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसका दूसरी पार्टी की तरफ से भी रिटेलिएशन हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 20 साल की वॉर वो अपनी खत्म कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि अब वो और इसको एक्सटेंड करे। 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उसके आगे अमेरिका भी नहीं जाना चाहता है। तो जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि सबको 100% निकाला जा सके। कल तक जो इनपुट है कि करीब 1000 से 1500 के आसपास अमेरिकन वहाँ फंसे हुए हैं, जिनको निकाला जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी 5000 के आसपास अमेरिकन सैनिक हैं, तो उन सबको सुरक्षित वहां से निकालना एक बड़ा सबसे बड़ा फोकस रहेगा। हालांकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि, हालांकि उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने तालिबान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, इंटेलिजेंस शेयर की है इस तरह के हमलों को रोकने के लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस तालिबान के खिलाफ 20 साल तक अमेरिका लड़ता रहा, आज इसी तालिबान के साथ अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है। और जाहिर तौर पर इस्लामिक स्टेट एक नया चैलेंज तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से इवैक्यूएशन वहां चल रहा है और इस्लामिक स्टेट के इस तरह के हमले जाहिर तौर पर अमेरिकन इवैक्यूएशन पर इसमें बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। वहीं तालिबान ने ये भी कहा था कि जो क्लोजिंग डेज हैं, जो डेट है इवैक्यूएशन की, उसको आगे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि कल 12 घंटे में अमेरिका ने अपने 4000 से जायद जो शहरी हैं और फौजी हैं उनको इवैक्यूएट किया है। तो कहीं जो ये हमले हुए हैं, जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला हुआ और अब जो ये ड्रोन हमला हुआ, इससे कहीं ना कहीं इवैक्यूएशन के प्रोसेस में तो कोई रुकना नहीं पड़ेगा? देखिए, फिलहाल इवैक्यूएशन प्रोसेस में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमें कल ये ब्रीफ किया गया कि अब तक 550 से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है, जिसमें 107 से ज्यादा सिविलियन इंडियन नेशनल्स थे, और इसके अलावा जो अपने ऑफिशियल्स वहां पर बचे थे उनको भी इवैक्यूएट किया गया, और फॉरेन नेशनल्स को भी इसमें इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन अब कुछ एक वहां हिंदुस्तानी बचे हुए हैं, उनको भी करीब 20 के आसपास, जिनको सुरक्षित वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अफगानिस्तान के सिख जो हैं उनको भी वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना सही नहीं होगा कि इवैक्यूएशन प्रोसेस खत्म हो गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो अफगान सेल है, जो एमई ने क्रिएट किया था हिंदुस्तान में, अफगान सेल, वो अभी भी एक्टिव है। वहां पे जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है उनको कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि वहां से जो भी फंसा हुआ उसको बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन को लेके अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इवैक्यूएशन खत्म नहीं हुआ है। कल भी वहां से बहुत सी फ्लाइट गई हैं, हालांकि इंडिया की कल कोई फ्लाइट नहीं आई।
बिल्कुल, तो मेरा ये सवाल था क्योंकि इवैक्यूएशन तो लगातार जारी है, क्योंकि हमलों की वजह से उसमें कोई रुकना तो नहीं पड़ा है। हालांकि अमेरिका लगातार इवैक्यूएट कर रहा है लोगों को, वहीं जो भी हमले और ये कार्रवाइयां हो रही हैं उनका भी जवाब दिया जा रहा है। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना की वजह से जलियांवाला बाग गुज़िश्ता 1.5 साल से बंद है। आज आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने जलियांवाला बाग को खूबसूरत बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जलियांवाला बाग की तज़य्युन व आराइश गुज़िश्ता साल मुकम्मल हुई थी। कोविड की वजह से ये काम जहां था वहीं रुक गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए इसका इफ्तिताह करेंगे। वाज़े हो के तारीखी जलियांवाला बाग पहले सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता था, लेकिन अब ये देर शाम तक खुला रहेगा। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता से। अनूप गुप्ता, आज एक बार पीएम मोदी सौगात देंगे लोगों को। जलियांवाला बाग जो 2 साल से बंद था, वो अब फिर से खुलने जा रहा है। देखिए, आज का दिन पंजाब के लिए और यूं कहें तो पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जलियांवाला बाग का महत्व रहा है, तो उसके स्मारक का पुनरुद्धार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। 2019 में, चूंकि 2019 में 100 साल पूरे हुए थे उस घटना के, उस समय ही केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था कि वो जो स्मारक है उसको फिर से रिनोवेट किया जाए, और उसका रिनोवेशन का काम पूरा हुआ है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस म्यूजियम को देश के नाम कर देंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा दिन है। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके अलावा पंजाब के जो सांसद हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 6:30 बजे के करीब वर्चुअली इस स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इसमें इसको बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसका अपने आप में काफी महत्व भी है जलियांवाला बाग का। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने इनिशिएट लिया है, और आज एक तरह से कह सकते हैं कि अब लोग जो है आज के बाद वहां जाकर के देख सकते हैं। इसको बहुत ही आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें 4 अलग अलग म्यूजियम बनाए गए हैं। वहीं जिस तरीके से जो जलियांवाला बाग है उसकी तारीखी अहमियत से हम सब वाकिफ हैं। वहीं ये भी है इसमें कि जो 1919 के तमाम वाकयात हैं उनको दिखाने के लिए लाइटिंग शो का और म्यूजिक शो का भी इनेकाद शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, इसमें एडिशन किया गया है, और ये सारी चीजें इसमें जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, इसको डिजिटल माध्यम से दिखाया जाएगा। इसके अलावा म्यूजिकल तरीके से इसको दिखाया जाएगा, यानी कि जो लोग वहां जाएंगे वो इस पूरे जो घटनाक्रम घटी हुई थी उस सारे घटनाक्रम को वो म्यूजिकल तरीके से लाइटिंग के जरिए वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस वक्त में किस तरह की घटना घटी थी। ये लोगों के एक तरह से लोगों की मांग भी थी, जिसको केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पूरा किया है। और ये कह सकते हैं कि लोग चाहते भी थे कि जो जिस घटनाक्रम की लगातार चर्चा की जा रही है उसको वो तरीके से समझें, जाने। तो ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, और जिस तरीके से आधुनिक तरीके से इस स्मारक का निर्माण किया गया है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। चलिए, तो बिल्कुल आज इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे और फिर लोग इसको जाकर देख सकेंगे। अनूप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।
मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के जरिए जंग लगातार जारी है। हर रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं इसी जिम्मे में मुल्क में पहली बार एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसके बाद मुल्क में वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों की तादाद 61 करोड़ से तजावुज कर गई है। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन का रिकॉर्ड बनाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की है। साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इसी जिम्मे में ट्वीट किया है और साथ ही साथ पीएम मोदी की भी तारीफ की है। इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता से। अनूप गुप्ता, लगातार कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और एक नया रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया है 1 करोड़ वैक्सीन का। बिल्कुल, देखिए बड़ा रिकॉर्ड है, अपने आप में कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन रहा है कल। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार को घेर रही थी वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस कहाँ चल रहा है, वैसे में एक दिन में 1 करोड़ डोजेज यानी 1 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने का एक तरह से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड है अपने आप में। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी और लगातार ये सवाल किए जा रहे थे कि इस पूरी आबादी को किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वैक्सीन लगा पाएगी। तो इसका एक पूरा एग्जाम्पल उदाहरण कल देखने को मिला, जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर अंदर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया गया, 1 डोज लगाया गया। जी। दूसरी बात बता दूं कि इसमें जिस तरीके से नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य के लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, इन सभी लोग जो हैं वो तारीफ के लायक हैं, क्योंकि इस इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाना, क्योंकि अगर आप दुनिया के दूसरे देशों को देखें तो उन देशों में इतनी आबादी नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज केंद्र सरकार के पास थी कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। वैसे में एक दिन में 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना अपने आप में रिकॉर्ड है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि ये शुरुआत है। जिस तरीके से लोग सवाल खड़े कर रहे थे, ये शुरुआत है। अभी देखिए जिस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी मेहनत कर रहे हैं, वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी मेहनत कर रही है। जाहिर सी बात है कि पूरी आबादी को बहुत जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। चलिए, तो कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा रिकॉर्ड मुल्क ने बनाया है। 1 करोड़ का हदफ पूरा किया है, ये काबिल तारीफ बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम मुल्क में तीसरी लहर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अनूप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मुल्क की आजादी की 75वीं सालगिरह की मुनासबत से अमृत महोत्सव के तहत आज 3 बजे मुशायरे का इनेकाद होगा। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले मुशायरे में वसीम बरेलवी, मंजर भोपाली, पॉपुलर मेरठी, शीबा अदीब जैसे मारूफ शोरा शामिल होंगे। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुशायरे का मुल्क की आजादी और मुल्क की एकता में अहम किरदार रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर जहां आजादी का जश्न है, तो वहीं साथ ही साथ बंटवारे के दर्द का एहसास भी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स खेलों में भारत का जलवा देखने को मिला है। टेबल टेनिस के फाइनल में भवीना पटेल पहुंच गई हैं। भवीना पटेल गोल्ड से बस 1 कदम दूरी पर है। कि मॉर्निंग 4 बजे से मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता था, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करती थी। हर रोज़ मेडिटेशन, योगा, उसी से मैं अपने आप को काम रख पाती थी। तो मेरे लिए ये चीज़ मतलब बहुत बड़ी है कि और गेम में वही चीज़ होनी चाहिए थी कि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम इतनी गड़बड़ कर देते हैं कि पॉइंट्स हाथ से निकल जाते हैं। तो जब भी मेरे पॉइंट्स जाते थे तो उस टाइम मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है और
गॉड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि वो पावर दी है, और मैं अपने कोच सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई थी, जिसकी वजह से मुझे ये गेम खेलने में बहुत इजी लगा है और उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हमें बहुत खुशी है और सेमीफाइनल में उसका जीत हो गई है तो हमें बहुत खुशी है और गांव में उसका माहौल बहुत अच्छा रहा है। सुबह में 4 बजे उठकर बहुत प्रैक्टिस करती है और उसके साथ हमें भी उसको प्रैक्टिस में साथ देते हैं और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगी। हमें विश्वास है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगी और हमें गोल्ड मेडल लाए बताएगी। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन आज रहा है भवीना की तरफ से। सुपर प्राउड, एक व्हीलचेयर पैरा एथलीट, देश के लिए पहला मेडल टेबल टेनिस से और टोक्यो 2020 से। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुश हूँ। महिला इतिहास रचे जा रही हैं और पैरालंपिक कमेटी की ओर से, हम सभी की ओर से, टोक्यो से आप पूरे देश को अभिनंदन, शुभकामनाएं। जो इम्प्रूवमेंट भवीना ने अपने स्किल में दिखाई और जो मैच आज हुआ है 2-2 ड्रॉ करा के चाइनीज़ के छक्के छुड़ाते हुए, क्योंकि वो वर्ल्ड की टॉप 3 प्लेयर्स में से थी जिनसे भवीना 2 साल पहले हारी थी। अपनी हार को आज उन्होंने जीत में बदला है और अपने मेडल के रंग को भी बदला है। कल उनका मेडल कंफर्म था लेकिन आज वो एक पायदान ऊपर चढ़ गई हैं और कल फाइनल्स के लिए वाकई हम सब में बहुत जोश है, शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर उस रोबोट, उस टेक्निक जो उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड कराई और एक ये प्लेटफॉर्म जो भवीना को पैरालंपिक कमेटी के द्वारा मिला, देश की शुभकामनाएं मिली। प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, उन सभी का धन्यवाद। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके जहन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी